Hello dear student, how are you? I am Arvind R. Now welcome to you in Ku International School online platform. आज 12th के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश की द्वित प्रकृति। ठीक है, तो हमारा आज का जो आपकी बुक है आरबीएससी की वो 13 चैप्टर्स का चैप्टर नंबर 13। ठीक है, इसमें क्या है? प्रकाश की द्वित प्रकृति। प्रकाश की द्वित प्रकृति। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, इस चैप्टर में आपको बता दूं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आगे का आपको कंप्लीट पढ़ना है। लास्ट में डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट है और डी ब्रोंगली इक्वेशन से कुछ चीज़ें हटाई गई हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 4 मार्क्स कवर करता है, सिंपल चैप्टर है, इसलिए आप इसको कवर करें। ठीक है, तो हमने प्रकाश की द्वित प्रकृति पढ़ना है आज, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम इसका कुछ कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट देखते हैं, इंट्रोडक्टिंग भाग देखते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में। तो हमने इंट्रोडक्शन देखा इसका, भूमिका क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें, भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे चैप्टर में कि है क्या क्या है। इंट्रोडक्शन में देखिए हम क्या सीखेंगे। देखिए आप अभी समझते जाइए, इसके नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, समझते जाइए बस केवल। तो देखिए इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें प्रकाश की द्वित प्रकृति, ड्यूअल नेचर। द्वैत का मतलब क्या हो गया? दो का मतलब, द्वैत का मतलब हो गया दो भाग। कितने भाग? दो। एक तो प्रकाश में दो प्रकृतियां होती हैं। कितनी प्रकृति होती हैं? दो। कौन कौन सी? एक होती है कण और एक होती है तरंग। दो प्रकृति होती है, एक कण प्रकृति होती है, एक तरंग प्रकृति होती है। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें कि तरंग प्रकृति क्या होती है, तरंग प्रकृति की बात करें, प्रकाश की कौन सी प्रकृति की बात करें? तरंग प्रकृति की। तो तरंग प्रकृति क्या होती है? इनिशियली ऐसा पाया गया कि जो प्रकाश है, प्रारंभ में प्रकाश है वो तरंगों के रूप में गमन करता है, जिसमें क्या मैक्सवेल और हर्ट्ज नामक वैज्ञानिकों ने, क्या है, मैक्सवेल एक वैज्ञानिक थे, उनमें इन्होंने क्या किया? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज की। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 4 समीकरण दिए। किसके? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के समीकरण दिए, तरंगों के समीकरण। और एक हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक थे, हर्ट्ज ने क्या किया? हर्ट्ज ने क्या किया? स्फुलिंग विसर्जन के प्रयोग द्वारा, अपने कौन से प्रयोग द्वारा? स्पार्किंग डिस्चार्ज मेथड द्वारा। स्फुलिंग विसर्जन प्रयोग, स्फुलिंग विसर्जन प्रयोग, स्फुलिंग विसर्जन प्रयोग। तो इन्होंने क्या किया? स्फुलिंग विसर्जन प्रयोग की सहायता से यह पाया कि जो प्रकाश तरंगें हैं वो कैसी हैं? प्रकाश जो है वो तरंग रूप में गमन करता है। कैसे रूप में गमन करता है? तरंग रूप में। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? प्रकाश कैसे गमन कर रहा है? तरंग रूप में। मतलब आपसे क्या कहा कि हर्ट्ज ने और किसने? मैक्सवेल ने। ये दो वैज्ञानिक थे, हर्ट्ज और मैक्सवेल। हर्ट्ज और मैक्सवेल ने क्या है? अपने प्रयोगों द्वारा ये पाया कि जो प्रकाश है वो क्या है? एक तरंग रूप में गमन करता है। मतलब प्रकाश कैसी तरंगें उत्पन्न करता है? प्रकाश कौन सी तरंगें? विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। कैसी तरंगें? विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं? वे तरंगें जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित होते हैं, ऐसी तरंगों को हम कौन सी तरंगें कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो इन्होंने अपने प्रयोग में ऐसा पाया कि प्रकाश तरंगें जो हैं वो विद्युत चुम्बकीय प्रकृति की तरंगें होती हैं। मतलब इन्होंने प्रकाश की तरंग प्रकृति को स्थापित किया। इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया? प्रकाश की कौन सी प्रकृति को स्थापित किया? तरंग प्रकृति को स्थापित किया। नोट्स आपको मिल जाएंगे इसके। ठीक है, कौन सी प्रकृति को? तरंग प्रकृति। प्रकाश की कौन सी प्रकृति को स्थापित किया? तरंग प्रकृति को स्थापित किया। तो मैक्सवेल ने अपने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रयोग में, तथा हर्ट्ज ने क्या किया? स्फुलिंग विसर्जन द्वारा जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्पन्न किया। तो उन्होंने ऐसा पाया कि जो प्रकाश है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक रूप है। मतलब प्रकाश किस रूप में गमन करता है? तरंग रूप में गमन करता है। कैसे गमन करता है? तरंग रूप में गमन करता है। ठीक है, फिर क्या हुआ इसके बाद कुछ इसमें इंट्रोडक्टिंग भाग में हम कह सकते हैं कि एक्स किरणें जो हैं, एक्स किरणें, इनकी खोज की गई। ठीक है, और किसकी? इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। एक्स किरणों की खोज, एक्स
एक्स किरणों की खोज किसने की? रुंगटन नामक वैज्ञानिक है, रुंगटन। फिर देखो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने। जे थॉमसन, हिंदी में आपको टॉमसन लिखा मिलेगा, ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या पढ़ते हैं? थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई जे थॉमसन के द्वारा, जे थॉमसन। हिंदी में ध्यान रखना किताब में टॉमसन देखने को मिलेगा, टॉमसन, ठीक है। जे थॉमसन के द्वारा किसकी? इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। और अंततः एक्स किरणों के बाद कैथोड किरणों की खोज, कैथोड किरणों की खोज, कैथोड किरणों की खोज किसके द्वारा की गई? विलियम क्रुक्स के द्वारा की गई, विलियम क्रुक्स इसके द्वारा की गई, ठीक है। फिर थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने जब इलेक्ट्रॉन की खोज की तो उन्होंने एक विसर्जन नलिका के आर पार, किसके आर पार? विसर्जन नलिका के आर पार। तो विसर्जन नलिका में क्या किया इन्होंने? विसर्जन नलिका में लंबवत आर पार विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया। किसने? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? थॉमसन ने एक विसर्जन नलिका ली, क्या ली? विसर्जन नलिका। विसर्जन नलिका के आर पार, विसर्जन नलिका के आर पार क्या किया? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया। और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करके इन्होंने क्या किया? E/m विशिष्ट आवेश द्रव्यमान अनुपात, विशिष्ट आवेश E/m को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट आवेश द्रव्यमान अनुपात, विशिष्ट आवेश द्रव्यमान अनुपात, विशिष्ट आवेश द्रव्यमान अनुपात का मान ज्ञात किया, विशिष्ट आवेश द्रव्यमान अनुपात का मान ज्ञात किया। किसने ज्ञात किया? विशिष्ट आवेश द्रव्यमान अनुपात का मान जे थॉमसन ने, ठीक है। विसर्जन नलिका के आर पार, विसर्जन नलिका के दोनों ओर क्या क्या आरोपित किया? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया। और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करके इन्होंने E/m विशिष्ट आवेश द्रव्यमान अनुपात का मान ज्ञात किया तथा ये पाया कि इसका मान 1.76 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम, कितना प्राप्त हुआ इनको? कूलाम प्रति किलोग्राम, इतना प्राप्त हुआ विशिष्ट आवेश द्रव्यमान अनुपात। फिर एक मिलिकन नामक वैज्ञानिक थे, कौन थे? R.A. मिलिकन, एक मिलिकन नामक वैज्ञानिक थे। तो R.A. मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग द्वारा, कौन से प्रयोग द्वारा? तेल बूंद प्रयोग द्वारा, तेल बूंद प्रयोग की सहायता से मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने अपने तेल बूंद प्रयोग की सहायता से क्या किया? इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात किया। किसका आवेश ज्ञात किया? इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या ज्ञात किया? इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात किया इन्होंने अपने तेल बूंद प्रयोग द्वारा। और ये पाया कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना आता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और डिटेल में लिखेंगे आप तो ये पूरी वैल्यू आती है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आसानी से ज्ञात हो जाता है, जो होता है E/ विशिष्ट आवेश द्रव्यमान अनुपात, E/m। E का मान कितना है आपके पास में? वो है 1.602 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय E/m क्या है? 1.76 10⁻11। फाइनली आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 9.11 10⁻31 kg। ये विशिष्ट आवेश द्रव्यमान अनुपात और इलेक्ट्रॉन के आवेश से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात हो जाता है। ये बात समझ में आई? एक बार फिर से सुन लें। मैक्सवेल और हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगें स्थापित किया। उन्होंने मतलब प्रकाश की कौन सी तरंग प्रकृति को स्थापित किया, ठीक है। और तरंग प्रकृति को स्थापित करने के बाद हमने कहा था कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे एक्स किरणों की खोज तो किसके द्वारा की गई? रुंगटन नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा की गई। कैथोड किरणों की खोज विलियम क्रुक्स के द्वारा की गई। इसके पहले जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने विसर्जन नलिका में, जे थॉमसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया? विसर्जन नलिका के आर पार विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत आरोपित किया। और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को लंबवत आरोपित करके उन्होंने ये पाया कि विशिष्ट आवेश द्रव्यमान अनुपात का मान 1.76 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम प्राप्त होता है।
इसके अलावा मिल्कन नाम के एक वैज्ञानिक थे। मिल्कन नामक वैज्ञानिक ने अपने तेल बूंद प्रयोग द्वारा क्या किया, इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात किया और ये पाया कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो कितना होता है, 1.602 10⁻⁻19 कूलाम। फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी ज्ञात किया गया है E/m, और जिसका मान आया 1.602 10⁻⁻19 अपॉन E/m 1.76 10⁻11। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात हो गया जो 9.11 10⁻31 kg प्राप्त हुआ। इतनी बात क्लियर हुई आपको, ठीक है। अब इसके आधार पर हम आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की। थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है ये, समझते चलना। क्या है आज, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, तो हमको पता है प्रत्येक धातु में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप देखेंगे तो जितनी भी धातुएं हैं, जितनी भी मेटल हैं, वो प्रति इकाई आयतन पर लगभग 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब इस कोटि के इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक धातु पर कितना, 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब इस कोटि के मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने क्या कहा, प्रत्येक धातु में बहुत अधिक संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा तांबे के लिए, कॉपर के लिए जो ये सूत्र पढ़ा होगा ना आपने, एक I = NaVdE, ठीक है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो हमने इसमें देखा था कि जो तांबा है, कॉपर है, उसके लिए प्रति इकाई आयतन पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन आते हैं, n की वैल्यू जो आती है, n किसके लिए, कॉपर के लिए, वो आता है 8.5 10⁻28, 8.5 8.5 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब, इतना आता है प्रति मीटर क्यूब, इतना मान आता है इसका। बात क्लियर हुई क्या। तांबे के लिए प्रति इकाई आयतन पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये 8.5 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये सीखा कि प्रत्येक धातु में क्या होता है, बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी गतिज ऊर्जा नहीं होती है, इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि धातु की सतह से बाहर निकल जाएं। अब इतनी ऊर्जा क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये नाभिक के धनावेश के बंधन में होते हैं। आपने ऐसा पढ़ा होगा कि नाभिक का आवेश जो होता है वो कितना होता है, +Ze। नाभिक के आवेश की बात करें तो वो कितना होता है, +Ze, क्योंकि नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, धनावेशित प्रोटॉन होते हैं और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश, ऋणावेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है, ऋणावेश है। तो इसका इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश, इसके धनावेश, ये बल लगाएंगे आपस में, आकर्षण। कौन सा बल लगाएंगे, आकर्षण। कौन सा बल लगाएंगे, आकर्षण बल लगाएंगे। तो जब ये आकर्षण बल लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के बंधन में होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के बंधन में होता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के बंधन में होता है मतलब इसकी बंधन ऊर्जा होगी, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा भी होगा कि पहली कक्षा में जो बंधन ऊर्जा होती है उसकी वैल्यू आती है, हमने ऐसे सूत्र ज्ञात करते हैं, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है। n की वैल्यू 1 रखो तो -13.6, मतलब पहली कक्षा से अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन निकले, पहली कक्षा से आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन निकले तो n की वैल्यू 1 रखो, तो En = -13.6/1² इतना ही आएगा। मतलब इस बंधन ऊर्जा के अपोजिट अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी होगी। कितनी देनी होगी, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी होगी। जब आप क्या कर सकते हो, उस धातु की सतह से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो। धातु की सतह से क्या कर सकते हो, फिर आप इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हो। तो हमने ऐसा भी देखा कि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक के बंधन में रहते हैं। इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि इनके पास इतनी मात्रा में ऊर्जा नहीं होती है कि धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाएं। तो हम क्या करते हैं, फिर इन इलेक्ट्रॉनों को बाहरी स्रोत से ऊर्जा देते हैं। कहां से ऊर्जा देते हैं, किसी बाहरी स्रोत से इतनी ऊर्जा देते हैं कि इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाए कि नाभिक के धनावेश को पार कर सकें। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फिर ऐसी स्थिति में वहां पे क्या करते हैं, नाभिक के धनावेश को पार कर सकें, इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाए धातु के इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि धातु की सतह को छोड़कर बाहर परिवेश में आ जाते हैं, हमारे वातावरण में आ जाते हैं, सराउंडिंग में आ जाते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। फिर से सुने, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या बताया हमने पढ़ा, प्रत्येक धातु में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये धातु की सतह हो गई एक, ये क्या हो गया, एक धातु की सतह हो गई।
धातु की सतह हो गई तो यहाँ पे क्या होंगे, बहुत अधिक मात्रा में क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इस प्रकार से ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे इस धातु में। अब धातु में इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ये धातु के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त करके टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, ऐसा आपने पहले पढ़ा है, जिगजैग मैनर में गति करते हैं, लेकिन बाहर नहीं आ पाते क्योंकि इनके पास इतनी ऊर्जा नहीं है। ये नाभिक के धनावेश के कारण बंधे हुए हैं, और अगर कम मात्रा में ऊर्जा दी गई है तो आपने पढ़ा है ये निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में चले जाते हैं, वापस मूल अवस्था में आ जाते हैं, मतलब उत्सर्जित नहीं हो पाते हैं। और अगर उत्सर्जित नहीं हो पाते हैं तो आप क्या करेंगे इनको उत्सर्जित करवाने के लिए, बताइए आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जिससे उत्सर्जित होने लग जाएं तो हम क्या करेंगे, बाहरी स्रोत से कोई ऊर्जा देंगे, बाहरी स्रोत से ऊर्जा आएगी। अब ऊर्जा आई तो इन इलेक्ट्रॉन ने गतिज ऊर्जा प्राप्त कर ली, और जब इनके पास इतनी गतिज ऊर्जा हो जाए कि ये नाभिक के धनावेश को पार कर सकें तो ये क्या करेंगे, धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। फिर से सुने, प्रत्येक धातु में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि ये धातु के धनावेश को पार करके धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाएं। तो हम क्या करते हैं, जब इन इलेक्ट्रॉनों को बाहरी स्रोत से कोई ऊर्जा देते हैं तो धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहरी स्रोत से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उनसे गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा इतनी हो जाती है कि वो नाभिक के धनावेश को आसानी से पार कर सकते हैं। तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। ठीक है, इस अभिक्रिया को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। अच्छा, अब इसी में एक टर्म आता है आपका क्या, कार्यफलन। क्या है, कार्यफलन। कार्यफलन, तो अगर हम परिभाषित करेंगे कार्यफलन किसे कहते हैं, तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए या इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए उसे दी गई न्यूनतम ऊर्जा, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई न्यूनतम ऊर्जा, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए दी गई न्यूनतम ऊर्जा, क्या बताया आपको, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए दी गई न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है, आपकी कार्यफलन। कार्यफलन को ध्यान रखना, हम इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, फाई नॉट से। अब ये ऊर्जा है तो हमने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन कार्यफलन क्या होता है, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए उसे दी गई न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है, कार्यफलन। अब ऊर्जा है तो इसकी इकाई होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी इकाई क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसकी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या है इसकी इकाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी इकाई होती है। लेकिन सामान्यतः ऊर्जा की इकाई क्या पढ़ी है हमने, जूल। सामान्यतः ऊर्जा की इकाई क्या पढ़ी है, जूल। तो जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या संबंध होता है, इन दोनों में संबंध होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 10⁻⁻19 जूल। क्या होती है इसकी इकाई, अगर दोनों में संबंध देखें तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये दोनों में संबंध है। कूलाम मत समझ लेना, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चक्कर में, यहाँ पे कूलाम लिखते हैं वो नहीं। इसकी इकाई क्या होती है कार्यफलन की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन कार्यफलन क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, तो ऊर्जा की सामान्य इकाई क्या होती है, जूल। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, इसको परिभाषित करते हैं। किसको परिभाषित करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। तो हमने यहाँ पे परिभाषा क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आप देखें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए उसे दी गई न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा। फिर से सुने, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाने के लिए दी गई न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है, कार्यफलन। अब कार्यफलन में भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी इकाई हो गई, तो हम क्या कहेंगे कि किसी धातु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित कराने के लिए
जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विभवांतर क्यों आया? क्योंकि वोल्ट किसकी इकाई है? विभवांतर की, विभव की, या विभवांतर या विभव भी कह सकते हैं। वोल्ट किसकी इकाई होती है? विभवांतर की। आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा ये। तो क्या बताया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? किसी धातु की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित कराने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्या बताया? इलेक्ट्रॉन को त्वरित कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को त्वरित कराने के लिए आवश्यक, इलेक्ट्रॉन को त्वरित कराने के लिए, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर पर, ऐसे और लिख दें, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर पर, 1 वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कार्यफलन क्या होता है? धातु के पदार्थ और प्रकृति पर निर्भर करता है। कार्यफलन किस पर? धातु के पदार्थ पर निर्भर करता है। और किस पर निर्भर करता है? धातु के पदार्थ एवं धातु की प्रकृति पर। तो हम कह सकते हैं कि कार्यफलन किसी धातु के पदार्थ पर निर्भर करता है और धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। सब बात समझ में आई? कार्यफलन किस पर? धातु के पदार्थ एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग होगा। अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन अलग अलग होगा। धातु के पदार्थ एवं प्रकृति पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। किसका मान करता है? कार्यफलन का मान। कार्यफलन का मान किस पर निर्भर करता है? धातु के पदार्थ और धातु की प्रकृति पर। इसलिए अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन क्या आएगा? अलग अलग आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे कम सीजियम के लिए कार्यफलन का मान, कार्यफलन जो है वो कार्यफलन का मान सीजियम के लिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सबसे कम है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? न्यूनतम। ये सबसे कम है इसलिए ये कितना है? न्यूनतम। और सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? प्लेटिनम के लिए। कितना होगा? 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैसा है? अधिकतम। कैसा है ये? अधिकतम। ये अधिकतम मान आया है, ये न्यूनतम मान आया है। मतलब सीजियम के लिए न्यूनतम है और प्लेटिनम के लिए कैसा है? अधिकतम। मतलब सीजियम से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है, बाहर उत्सर्जित किया जा सकता है, जबकि प्लेटिनम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बात ये आपको क्लियर हो रही, बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर आगे हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार। तो एक बार देख लीजिए, प्रकार को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कौन कौन से होते हैं। तो हमने क्या कहा कि ऊर्जा देने के आधार पर, जो ऊर्जा देते हैं उसके आधार पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन 4 प्रकार के होते हैं। तो हमने क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार। क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 प्रकार से किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकते हैं। पहला, तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन पहला भाग होता है, ये तापायनिक उत्सर्जन। दूसरा क्या होता है? विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। नेक्स्ट क्या होता है? विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन के बाद द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन, ठीक है। और लास्ट क्या होता है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। नेक्स्ट क्या होता है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो कहने का मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है वो कितने प्रकार का होता है? ये 4 प्रकार का, ठीक है। तापायनिक, विद्युत क्षेत्र, द्वितीयक उत्सर्जन और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, ठीक है। ये 4 भाग होते हैं। तो
जो आपको आज पढ़ाया गया इतना पढ़ के आना है। इन 4 प्रकारों को हम कल डिस्कस करेंगे, इतना पढ़ के आइए, ठीक है। मिलते हैं फिर से कल एक नए लेक्चर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।